नमस्कार। ई व्याख्यान की इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन अथवा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सभी सजीवों में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हों अथवा यूकैरियोटिक हों, कोशिकाओं के बाहर की तरफ एक झिल्ली उपस्थित रहती है जिसे कि सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। जंतुओं में सेल मेम्ब्रेन कोशिका की सबसे बाह्य परत के रूप में पाई जाती है, जबकि पादपों में सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक अतिरिक्त लेयर सेल वॉल या कोशिका भित्ति भी उपस्थित रहती है। सेल वॉल एक डायनामिक संरचना है क्योंकि इसकी आकृति व आकार लगातार होने वाले एक्सपेंशंस व कॉन्ट्रैक्शंस की प्रक्रियाओं के कारण बदलते रहते हैं और इसी वजह से विभिन्न वातावरण में यह अपने आप को एडजस्ट करने की क्षमता रखती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है सेल मेम्ब्रेन को, और सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल अर्थात चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है, कुछ निश्चित पदार्थों के ही आवागमन की अनुमति प्रदान करती है। साथ ही यह अर्ध पारगम्य प्रकृति अर्थात सेमी परमिएबल नेचर भी प्रदर्शित करती है। इसमें से विलायक के अणु आसानी से गुजर सकते हैं, परंतु विलय अथवा सॉल्यूट के अणुओं को गुजारने के लिए विशेष प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है। सेल मेम्ब्रेन शब्द सर्वप्रथम नागेली तथा क्रेमर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, परंतु सेल वॉल से कन्फ्यूज़न को बचाने के लिए इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा गया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द प्लो नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई लगभग 70 से 75 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच में होती है और इसका अध्ययन हम केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही कर सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अध्ययन करने पर इसकी संरचना हमें ज्ञात होती है और इसकी संरचना मुख्यतः लिपिड्स तथा प्रोटीन्स से मिलकर बनी होती है। इसके अतिरिक्त अल्प मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स भी उपस्थित रहते हैं जो कि लिपिड्स के साथ संयुक्त होते हैं तो इन्हें ग्लाइकोलिपिड्स कहा जाता है। प्रोटीन्स के साथ संयुक्त होते हैं तो इन्हें ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है। इस झिल्ली में उपस्थित लिपिड्स फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का निर्माण करते हैं जो कि हेड और टेल नामक संरचना में विभक्त होता है। हेड हाइड्रोफिलिक होता है जबकि टेल हाइड्रोफोबिक होती है। इसके अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल भी उपस्थित हो सकता है। कार्य के आधार पर प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, रिसेप्टर प्रोटीन्स अथवा रिकॉग्निशन प्रोटीन्स के रूप में पाए जा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ओलिगोसैकेराइड के रूप में उपस्थित होता है। अगर हम कार्यों की बात करें तो लिपिड जो कि फॉस्फेट बाइलेयर का निर्माण करता है, यह सेल कंटेंट को बाह्य वातावरण से आइसोलेट करने का अथवा पृथक करने का कार्य करता है। साथ ही यह हाइड्रोफिलिक पदार्थों के आवागमन अथवा प्रवाह को भी रिस्ट्रिक्ट करता है। कोलेस्ट्रॉल के रूप में लिपिड इस मेम्ब्रेन की स्ट्रेंथ अथवा दृढ़ता को तथा फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। साथ ही यह मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को भी कम करता है और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के प्रवाह को भी घटाता है। मेम्ब्रेन में आप देख सकते हैं कि लिपिड्स इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं, बाइलेयर का निर्माण कर रहे हैं और इनके हेड पार्ट जो हैं यानी हाइड्रोफिलिक पार्ट जो हैं यह ऊपर की तरफ स्थित है और हाइड्रोफोबिक पार्ट्स जो हैं ये एक दूसरे के आमने सामने स्थित हैं। तो इस प्रकार पोलर अथवा नॉन पोलर एंड, हाइड्रोफिलिक अथवा हाइड्रोफोबिक एंड मेम्ब्रेन में ये अरेंजमेंट या इस व्यवस्था के अंतर्गत रहते हैं। मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले प्रोटीन्स भी कई प्रकार के कार्य करते हैं। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को निर्धारित करते हैं तथा
रिसेप्टर प्रोटीन के रूप में जब ये प्रोटीन्स उपस्थित रहते हैं तो यह कोशिका के बाहर पाए जाने वाले अणुओं के लिए डॉकिंग साइट का काम करते हैं अथवा अनेक प्रकार की कोशिकीय अभिक्रियाओं को ट्रिगर करने का काम करते हैं, या फिर ये रिकॉग्निशन प्रोटीन्स के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात आइडेंटिफिकेशन टैग्स का कार्य करते हैं और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को पहचानने में सहायता करते हैं। प्रोटीन सेल की सरफेस पर अटैचमेंट साइट्स के रूप में भी कार्य करते हैं, जिससे आकर अनेक प्रकार की मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकते हैं। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है, तो मेम्ब्रेन का एक मुख्य फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन भी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका के अंदर पदार्थों की सांद्रता को निर्धारित करने का कार्य करती है तथा विभिन्न आयन्स व मॉलिक्यूल्स की एक निश्चित सांद्रता बनाए रखती है। अतः ट्रांसपोर्ट प्रोसेस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संदर्भ में अत्यधिक इम्पॉर्टेंस है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पदार्थों का आवागमन दो प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। निष्क्रिय परिवहन अथवा पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें पदार्थ सिंपली अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गमन करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और निष्क्रिय परिवहन या तो सरल विसरण अथवा सुगमित विसरण या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अथवा ऑस्मोसिस की परासरण की प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। इसके अतिरिक्त कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ गमन करते हैं, तो ऐसे पदार्थों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से प्रवाहित करने हेतु विशेष प्रकार की प्रक्रिया पाई जाती है, जिसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्योंकि पदार्थ अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जा रहा है, अतः एनर्जी की आवश्यकता होती है तथा अनेक प्रकार के प्रोटीन कैरियर्स की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त एंडोसाइटोसिस तथा एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया भी विभिन्न पदार्थों के एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में सहायता प्रदान करती है। अगर हम प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता के बारे में बात करें तो हम पाएंगे कि जो जल के अणु हैं वह विशेष प्रकार के प्रोटीन्स, जिन्हें कि हम एक्वा प्रोटीन्स कहते हैं, उनकी सहायता से मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। विभिन्न प्रकार के आयंस व पोलर अणु कैरियर प्रोटीन्स की सहायता से मेम्ब्रेन के आर पार जाने में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त जो आकार में बड़े पार्टिकल्स हैं वे एक्सोसाइटोसिस तथा एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा मेम्ब्रेन के आर पार जाते हैं। तो इस प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा अपनी चयनात्मक पारगम्यता तथा अर्ध पारगम्यता जैसे गुणों को बनाए रखती है, जो कि किसी भी कोशिका के विशिष्ट वातावरण व पदार्थों की सांद्रता को निश्चित करने में इसकी मदद करती है तथा इसे एक नियंत्रण स्थापित करने में इसकी सहायता करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी सजीवों में पाए जाने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण मेम्ब्रेन है, जो कि कोशिकाओं की साइज, कोशिकाओं की इंडिविजुअलिटी तथा उनकी फॉर्म को बनाए रखती है। इसके अतिरिक्त यह ट्रांसपोर्टेशन के विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा कोशिका की एक निश्चित सांद्रता को बनाए रखती है। यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त टूट फूट होने पर यह पुनरुद्भवन अथवा रीजनरेशन की प्रक्रिया द्वारा स्वयं को सुधारने की या कोशिका को रिपेयर करने की क्षमता भी रखती है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्त्रावण भी कोशिका झिल्ली के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से कोशिका झिल्ली कोशिका को इंटैक्ट बनाए रखने में तथा उसके गुणों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धन्यवाद।